नमस्कार दोस्तों। अपन भारत के भौतिक प्रदेश का जिक्र कर रहे थे। भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे उस भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांट करके एक एक का वर्णन करेंगे। आज बात करते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश मतलब हिमालय की उत्पत्ति के बारे में आपने पढ़ा था कि कोबर के 33 भूसन्निध सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है, और प्लेट विवर्तन का सिद्धांत जो हेरी हेम्स का है उस प्रकार से प्लेटों के विखंडन के कारण किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति होती है। बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। हिमालय की उच्च हिमाच्छादित चोटियां, कटाफटा धरातल, पेचीदा भूगर्भिक संरचना इसे हिमालय को अन्य भौतिक प्रदेशों से अलग करती है। भाई वहां पर हिमालय हिम प्लस वाले मतलब एक बर्फ का घर है, तो इसमें उच्च हिमाच्छादित चोटियां मिलेगी, धरातल इसका कटाफटा धरातल मिलेगा, भूगर्भिक संरचना आपको पेचीदा मिलेगी। ऐसी विशेषताएं भारत के किसी अन्य भौतिक प्रदेश में नहीं है। इस भौतिक प्रदेश में वनस्पति का यदि आप जिक्र करोगे तो यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, यहाँ पर शीतोष्ण सघन वनस्पति पाई जाती है। यदि आपको पूछ ले कि वहां पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, शीतोष्ण सघन वनस्पति इसकी विशेषता पाई जाती है। यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिस पर कोण की तरफ इस प्रकार से लगे ये पेड़ होते हैं, क्योंकि बर्फ पड़ती है तो बर्फ उसके पत्ते से नीचे गिर जाती है, उसको कोणधारी वन के नाम से बोलते हैं। चीड़ है, देवदार है, सप्रूस है, महोगनी है आदि इनके वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो खूब सारी विशेषता इनकी मिलेगी। और हिमालय पर्वतीय उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ऐसे बताया जाता है कि इस पर्वतीय प्रदेश में इसका विस्तार कहां से कहां तक है। विस्तार हिमालय का विस्तार देखना, आप ध्यान से सुना, इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हिमालय का विस्तार पश्चिम में देखो, इसकी एक विशेषता ये भी याद रखना, दुनिया की एक ऐसी पर्वतमाला है हिमालय, दुनिया की एकमात्र ऐसी पर्वतमाला है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है। ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर दुनिया की किसी पर्वतमाला को देखना, एंडीज को, आल्प्स को, अपलेशियन को, रॉकी को, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को, कि कोई भी पर्वतमाला ऐसी नहीं है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, सब की सब उत्तर से दक्षिण है। लेकिन हिमालय एक ऐसी पर्वतमाला है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है। तो हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर फैली एकमात्र पर्वतमाला है। बहुत बड़ी विशेषता है। हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु गोर्ज में नंगा पर्वत है। पर्वत भारत की बात कर रहा हूं मैं, हिमालय तो अफगानिस्तान की तरफ भी है, पाकिस्तान की तरफ भी, लेकिन भारत की बात कर रहा हूं। नंगा पर्वत ये 8126 मीटर ऊंचा है, जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख के क्षेत्र का है, से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र गोर्ज पड़ता है। ब्रह्मपुत्र गोर्ज में नामचा बरुआ पर्वत है, नामचा बरुआ पर्वत, ये 7756 मीटर ऊंचा पर्वत है, तक 2400 किलोमीटर लंबाई में हिमालय फैला हुआ है। यदि आपको पूछ लेगा कि यहाँ नंगा पर्वत है, नंगा से लेकर के यहाँ नामचा पर्वत है, यहाँ तक हिमालय 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसकी आकृति की बात करेगा, आकृति तलवार की भांति आकृति है। आकृति कैसी है, इसकी तलवार की भांति ये हिमालय फैला हुआ है। तो आप इसको ऐसे समझ लेना दोस्तों, इसकी हिमालय की आकृति आप मानचित्र पे देख लेना, आकृति कैसी है, तलवार की भांति इसकी आकृति है। किस वार की भांति है, तलवार की भांति इसकी आकृति पड़ती है। और इसका क्षेत्रफल की बात करेगा तो ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय फैला हुआ है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर में, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये हिमालय फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करेगा, हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर इस हिमालय की औसत ऊंचाई है। और ये हिमालय देश में कहां कहां पर फैला हुआ है, ये अफगान में फैला हुआ है, भारत में फैला हुआ है, नेपाल में, और अफगानिस्तान, भारत, नेपाल और म्यांमार
की तरफ ये फैला हुआ है। इन देशों में हिमालय पड़ता है। म्यांमार में पूर्वोत्तर भारत आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। इन देशों में ये हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना और आगे जिक्र करते हैं दोस्तों। तो हिमालय दोबारा देख लेना। सिंधु गोर्ज है, गोर्ज एक नदी बनाती है। जब गोर्ज उसे बोला जाता है, नदी जब बहती है तो अपने साथ धरातल को खुरसती हुई चलती है, और उस धरातल को खुरसने के कारण जो कंकड़ पत्थर होते हैं नदी के अंतर्गत, वो धरातल को गहरा कर देते हैं, एक लंबी घाटी बना देती है, उसको गोर्ज के नाम से बोला जाता है। यहाँ पर सिंधु गोर्ज है, दुनिया का सबसे लंबा जो गोर्ज है सिंधु नदी बनाती है। उधर ब्रह्मपुत्र नदी आती है इस प्रकार से, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, इधर सिंधु नदी गुजरती है, सिंधु नदी बनाती है। और बात करते हैं कि हिमालय की विशेषताएं क्या क्या है। इस हिमालय को धरातल की बनावट के आधार पर, ध्यान से देखना दोस्तों, इस हिमालय को उसकी बनावट के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया है। साथ साथ में लिखते जाना, आपको समझ में आएगी, पूरी कहानी इसकी समझ में आ जाएगी। 1% भी आपका गलत नहीं हो दोस्तों। मैं आपको 100% नहीं, 99.99% आपको गारंटी देता हूं। ज्योग्राफी का एक भी पर्सन आपका बाहर से नहीं आएगा, सारा का सारा अपने सिलेबस के अंदर से आएगा। अभी अपन जिक्र कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपकी सारी की सारी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसको धरातल की बनावट के आधार पर 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम दिया सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम है पार हिमालय। अच्छा, दूसरे का नाम दिया गया वृत्त हिमालय, या इसको बोलते हैं दोस्तों महान हिमालय के नाम से बोला जाता है। महान हिमालय। तीसरा लघु हिमालय। लघु हिमालय को बोला जाता है मध्य हिमालय। और चौथा यदि आपको पूछे तो इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय के नाम से। शिवालिक हिमालय को इसको बोला जाता है बाह्य हिमालय के नाम से बोलते हैं। कहां कहां पर कैसे, इसको समझना। यह जो अपना हिमालय है, समझना ध्यान से, चलो नया मानचित्र बनाते हैं दोस्तों। पूरा मानचित्र बना लेते हैं, समझना उसको किस प्रकार से इसकी हिमालय की विशेषता है। ट्रांस कौन सा है, महान कौन सा है, लघु कौन सा है, उसका जिक्र करते हैं। आप भी साथ साथ में बना लेना किस प्रकार से इसकी विशेषता है। देखिए, ट्रांस हिमालय की विशेषता बताइए। ट्रांस कौन सा है? ट्रांस हिमालय, ये तो महान हिमालय पूरा का पूरा ही है इस प्रकार से। इसके पार यहाँ पर श्रेणियाँ पड़ती है, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, और यहाँ जास्कर श्रेणी है, यहाँ पर कैलाश है। इसको मिलाकर के बोला जाता है ट्रांस हिमालय के नाम से। इस पूरे को बोला जाता है महान हिमालय के नाम से बोला जाता है। जैसे महान फैला हुआ है, ठीक उसके नीचे लघु हिमालय फैला हुआ है इस प्रकार से। इसका नाम है लघु हिमालय। और लघु के ठीक नीचे जो हिमालय फैला हुआ है उसका नाम है शिवालिक हिमालय, या बाह्य हिमालय के नाम से
इसको बोला जाता है। थोड़ा ये लाइन मोटी खींची गई है तो इसको नीचे एकदम सही नहीं है ये, लेकिन इस प्रकार से ये फैले हुए, आप समझ जाना किस प्रकार से फैले हुए हैं। ट्रांस सबसे ऊपरी भाग है, उसके नीचे महान है, महान के नीचे लघु है, लघु के नीचे शिवालिक मिलेगा। इनकी उत्पत्ति भी इसी प्रकार होती है, सबसे पहले ट्रांस बनता है, उसके बाद महान है, उसके बाद लघु है, उसके बाद शिवालिक है। अलग अलग चरणों में इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। तो 4 भाग हैं, इनके नाम दोनों याद रखने पड़ेंगे, ट्रांस या पार या महान या लघु या मध्य, शिवालिक या बाह्य के नाम से इसको बोला जाता है, वृत्त या महान। तो चारों के नाम दोनों एग्जामिनर कभी तो महान नाम देता है, कभी वृत्त नाम देता है, कभी पार देता है, कभी ट्रांस। भाई हिमालय के उस पार, ट्रांस का नाम देखो, पार का मतलब अंग्रेजों ने इसका नाम दिया था पार हिमालय, क्योंकि ये हिमालय के उस पार है। ये 33 का अवशेष नहीं है, ये तीनों 33 के अवशेष हैं दोस्तों। इसका निर्माण, ट्रांस का निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका था, ध्यान देना। ट्रांस का जो निर्माण था वो हिमालय से पहले ही हो चुका था, इसका निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका था। तो इसकी अलग अलग विशेषता है, एक एक का जिक्र करते हैं, आप भी लिखना साथ साथ में, जिक्र करते हैं एक एक का। बात समझ में आ रही होगी मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें दोस्तों। नहीं आ रही है तो बता देना, अलग तरीके से समझेंगे, लेकिन मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में ये विशेषता बताई जाती है कि ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस या पार हिमालय है, इसकी विशेषता ये बताई जाती है कि ये हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है। कौन सा भाग है? हिमालय का सबसे ऊपरी भाग, ऊंचा नहीं है, सबसे ऊपरी भाग है। आपको पूछ लेगा हिमालय का सबसे ऊंचा भाग महान हिमालय है, लेकिन हिमालय का सबसे ऊपरी भाग कौन सा? ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय, इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई थी, हिमालय से पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। ये हिमालय से पहले बन चुका था, इसका नाम ट्रांस दिया गया था। इसके पास में तिब्बत पड़ता है तो इसको तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? तिब्बती हिमालय भी इसको कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को, ध्यान देना। तो इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। इसे उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई थी, इसको तिब्बती हिमालय के नाम से बोला जाता है। और ये 33 सागर का अवशेष नहीं है। ये किसका अवशेष है? ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। किस प्लेट का हिस्सा है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, आपको ये मिलेगा ट्रांस हिमालय। दोस्तों देखिए, ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। कितनी श्रेणियां पाई जाती है? 4 श्रेणियां पाई जाती है। कौन कौन सी हैं? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी व कैलाश श्रेणी। ये 4 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। कहां कहां पर है भाई? लद्दाख काराकोरम श्रेणी है, सबसे ऊपरी चोटी है, लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है, इधर कैलाश श्रेणी है। ये 4 श्रेणियां हैं, ये ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। इसकी विशेषता पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे चर्चा करते हैं। देखिए, काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में
भारत की सबसे ऊंची चोटी, साथ साथ में लिखते जाना मित्रों, लिखने से आपको ज्यादा याद होगा। सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन यही काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत पड़ती है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर ऊंची चोटी है। केटू ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। विश्व की कौन सी चोटी है? दूसरी ऊंची चोटी केटू है। 8611 मीटर ऊंची चोटी है। दुनिया की ये दूसरी ऊंची चोटी है। तो इसकी खूब सारी विशेषता आपको पूछ लेगा। देखिए दोस्तों, ये दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी है केटू। केटू दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी मिलेगी। देखिए दोस्तों ध्यान से एक बार इसका देखिए दोस्तों, केटू 8611 मीटर ऊंची चोटी है और ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत पड़ती है। यदि इसका जिक्र करोगे आप तो दोबारा अपन बना लेते हैं मानचित्र को। देखिए दोस्तों, आठ 8611 मीटर ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। यहां पर काराकोरम श्रेणी, इसमें केटू पड़ती है। 8611 मीटर ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां पाई जाती है। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत, काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की है, लेकिन भारत का अधिकार नहीं है। बताऊंगा पूरी कहानी। सबसे ऊंची चोटी केटू है। ऊंचाई 8611 मीटर ऊंची चोटी है और इसी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत 4 ग्लेशियर हैं। मुख्यतः कितने ग्लेशियर हैं? 4 ग्लेशियर आते हैं। ग्लेशियर को हिंदी में बोलते हैं हिमनद के नाम से बोला जाता है। एक तो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन, एक बोल्टर है, एक डेफो है, एक स्पर है। सियाचिन पहले 76 था, अब 72 किलोमीटर लंबा है, 72 किलोमीटर लंबा है।
बोल्टर 58 किलोमीटर लंबा है, बेफो 60 किलोमीटर लंबा है और इस पर 61 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। आपको पूछ लेगा निम्न में से कौन सा काराकोरम श्रेणी का ग्लेशियर है या काराकोरम श्रेणी का ग्लेशियर नहीं है। ये 4 ग्लेशियर है, सियाचिन, बोल्टर, बेफो, इस पर ये चारों ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी के पड़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान के साथ विवाद था तो सियाचिन ग्लेशियर ही है। मैंने खूब सारी जानकारी दी है सियाचिन के बारे में। ये 72 किलोमीटर लंबा है, यहाँ पर भारतीय सेना रहती है, लगभग इसकी ऊंचाई 29,000 फुट इसकी ऊंचाई है, लगभग 5700 मीटर इसकी ऊंचाई है। खूब सारी विशेषताएं हैं, -50 डिग्री औसतन यहाँ का तापमान रहता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित आपको मिलेगा। आगे बताया जाता है दोस्तों कि यहाँ की लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी, राकापोसी है। राकापोसी 7,788 मीटर ऊंची चोटी है और ये दुनिया की सबसे तेज ढाल वाली चोटी है। यहाँ की लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है। इस श्रेणी लद्दाख है और लद्दाख के नीचे जास्कर है। लद्दाख श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, राकापोसी आती है। तो याद रखना, दुनिया की सबसे तेज ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी है, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है। और जिक्र करते हैं इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे और चर्चा करते हैं इसकी। अच्छा, ये जो ट्रांस हिमालय है, मैंने आपको हिमालय में बताया था कि आग्नेय प्रकार की चट्टान पाई जाती है, लेकिन इस ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय से पहले बन चुका था। ट्रांस हिमालय में जो चट्टान पाई जाती है वो अवसादी प्रकार की चट्टान पाई जाती है। ट्रांस हिमालय किस चट्टानों से बना हुआ है? अवसादी प्रकार की चट्टानों से ये बना हुआ है। किस चट्टानों से बना हुआ है? ये अवसादी प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। अवसादी प्रकार की चट्टानों से बना है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को संस्कृत में कृष्णागिरी कहते हैं। याद रखना, इसको संस्कृत में किस नाम से बोलते हैं? कृष्णागिरी के नाम से बोला जाता है। और इसकी लंबाई 960 किलोमीटर लंबाई है। इसकी औसत ऊंचाई, अलग अलग हिमालय की औसत ऊंचाई मिलेगी। इसकी औसत ऊंचाई 3100 मीटर है। अब ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां, ध्यान देना, 4 श्रेणियां अवसादी चट्टान से बनी हुई है। 4 श्रेणियां अवसादी चट्टानों से बनी हैं, जिनका क्रम पूछ लेगा आपको, क्रम किस प्रकार से है? क्रम है, ट्रिक याद रख लेना उन 4 श्रेणियों का। कैलाश का कालजा, कैलाश का कालजा, ऐसे याद रखें। ये RS 2013 में पूछ लिया था कि 4 श्रेणियां हैं, उनका क्रम किस प्रकार से। सबसे पहले कैलाश, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे बड़ी कैलाश, उसके बाद काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर श्रेणी है। और ऐसे बताया जाता है दोस्तों, ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे चर्चा करते हैं। इसी हिमालय में, ट्रांस हिमालय में इस प्रकार की विशेषता बताई जाती है। ये जो काराकोरम श्रेणी है उसकी विशेषता देखना। काराकोरम श्रेणी को ट्रांस हिमालय की रीढ़ कहा जाता है। हिमालय की रीढ़ नहीं बोला जाता है,
काराकोरम ट्रांस हिमालय की जो रीड है वो काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। इस काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख जो चोटी आती है, चोटियां कौन कौन सी है देखियो, यहां पर एक चोटी आती है जिसका नाम है K2, 8611 मीटर ऊंची चोटी है। एक चोटी है हिडन पीक है, हिडन पीक चोटी है 8068 मीटर ऊंची चोटी है। एक ब्रॉड पीक चोटी आती है, ब्रॉड पीक, ये 8047 मीटर ऊंची चोटी आती है। K2 चोटी को चीन में कोगीर कहा जाता है। आपको पूछ लेगा कि चाइना के लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको कोगीर के नाम से बोला जाता है। यदि आपको पूछ, क्योंकि इसका आधा भाग चाइना की तरफ भी है, तो चीन में इसको कोगीर के नाम से बोला जाता है, ये याद रख लेना। चाइना में इस K2 को क्या बोला जाता है, कोगीर के नाम से बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर काराकोरम श्रेणी पड़ती है, यहाँ पर K2 चोटी है। इसके आधे भाग में इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, POK आता है, और यहीं पर भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल पड़ता है। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत दर्रे काराकोरम दर्रा पड़ता है। कल मैंने आपको बताया था दर्रे में कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा है, 5654 मीटर ऊंचा दर्रा है। और वहीं पर काराकोरम श्रेणी है जिसमें K2 आती है, हिडन पीक आती है, ब्रॉड पीक आती है। अब देखिए दोस्तों, इनका निर्माण अलग अलग तरीके से हुआ है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद महान बना, उसके बाद लघु बना, उसके बाद शिवालिक बना। जैसे अपन कमरा बनाते हैं, पहले एक कमरा बनाते हैं, उसके बाद दूसरा बनाते हैं, उसके बाद तीसरा बनाते हैं, तो बीच में एक दरार आती है। चाहे आप कितना भी आप कलर कर दे उस पर, लेकिन वो एक दरार दिखेगी आपको। उसी प्रकार इनके बीच में भी एक दरार आती है। ट्रांस हिमालय के ठीक नीचे महान हिमालय है, महान के ठीक नीचे लघु हिमालय है, और लघु के ठीक नीचे शिवालिक हिमालय है। तो ये जो सारी विशेषताएं आपको मिलेगी ना इसके अंतर्गत, ठीक नीचे इसके अंतर्गत शिवालिक है, तो इनके बीच में एक दरार आती है। ट्रांस और महान के बीच में जो दरार आती है उस दरार को क्या बोला जाता है, ध्यान देना। ट्रांस और महान के बीच में जो दरार आती है उस दरार को बोला जाता है सच्चर जोन। क्या बोलते हैं, सच्चर जोन के नाम से बोला जाता है। एग्जामिनर आपको पूछ लेगा उसका दूसरा नाम भी, उसको हिंज लाइन के नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हिंज लाइन के नाम से बोला जाता है। कि आपको पूछ लेगा कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, सच्चर जोन या हिंज लाइन के द्वारा ट्रांस महान से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। आपको पूछ लेगा कि ट्रांस महान से किससे अलग होगा, सच्चर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना। आगे महान हिमालय की बात करेंगे। महान हिमालय की ओर चर्चा करते हैं दोस्तों। महान हिमालय की बात करेंगे। ट्रांस के ठीक नीचे महान हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है, बहुत सारी विशेषता मिलेगी इसकी। महान हिमालय, महान या वृत्त हिमालय के नाम से इसको बोला जाता है। महान हिमालय नंगा पर्वत, ध्यान देना, महान हिमालय नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ पर्वत तक ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। ये मुख्य हिमालय है। अब जो 33 सागर का अवशेष है ना, ये 33 सागर का अवशेष हिमालय यहां से शुरू हो जाता है। दोस्तों, महान हिमालय हिमालय का प्रमुख भाग है। हिमालय का सबसे, यह हिमालय का सबसे ऊंचा, किसका ऊंचा, हिमालय का सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, वह सबसे बड़ा भाग है। ये तीनों विशेषता याद रखना। हिमालय का सबसे ऊंचा, सबसे लंबा व सबसे बड़ा भाग कौन सा आता है, महान हिमालय आता है। ऊपरी भाग नहीं है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा भाग कौन सा आता है, महान हिमालय आता है। महान हिमालय का निर्माण इयासीन युग में हुआ था। देखिए दोस्तों, इनका निर्माण अलग अलग युग में होता है। ये युग आपको समझ में आएंगे जब आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को आप पढ़ते हैं कि इयासीन युग क्या है, मायोसीन युग क्या है, कार्बोनिफेरस युग क्या है। ये जैसे जैसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, सूर्य से अलग हुई थी, उस समय से लेकर के आज तक युगों में इसको डिवाइड कर लिया गया था।
ये वेगनर का सिद्धांत है और उसी सिद्धांत के अनुसार इनका बताया जाता है कि कार्बोनिफेरस काल में क्या, जैसे जैसे भाई मनुष्य कहाँ से है, मनुष्य ऐसे तो नहीं भगवान ने एक आदमी को एक औरत को ऊपर से गिर दिया और बाद में आदमी आदमी हो गई, मनुष्य मनुष्य ऐसे नहीं हुआ कि जैसे जैसे पहले जलीय जीव आए, जलीय जीव के बाद वो जीव आए जो कीचड़ में पैदा होने वाले जीव आए, उसके बाद स्थल पर चलने वाले जीव आए, उसके बाद नभ में उड़ने वाले जीव आए, उसके बाद स्थल नभ जल में रहने वाले जीव आए, उसमें जहरीले जीव आए, उसमें स्थल पर रहने वाले बंदर आए और बंदर से ही हम मनुष्य का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। डार्विन का सिद्धांत है कि मनुष्य किसकी प्रजाति है, बंदर की प्रजाति है। तो उसी प्रकार जैसे जैसे मनुष्य का निर्माण हुआ उसी प्रकार से ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का जन्म अफ्रीका महाद्वीप में आज से लगभग 40,000 वर्ष पहले हुआ था। तो उसी प्रकार से इनका युगों में बांट दिया गया था कि हिमालय की पूरे की तो उत्पत्ति सिनोजोइक महाकल्प के दौरान होती है, लेकिन जो महान हिमालय उसका निर्माण इयासीन युग के दौरान होता है। कितने साल पहले? इयासीन युग में 750 करोड़ साल पहले हिमालय का इसका निर्माण होता है। कितने करोड़ वर्ष पहले? 750 करोड़ वर्ष पहले महान हिमालय का निर्माण होता है। युग कौन सा था? आज से 750 करोड़ साल पहले इयासीन युग था, उसके दौरान इसका निर्माण हो जाता है। बताया जाता है दोस्तों इस हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। हिमालय का मेन भाग है ये, तो हिमालय की भी 6000 है और इसकी भी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। इसका सबसे ऊंचा भाग कौन सा भाग है? ऊंचा भाग नेपाल देश में आता है। किस देश में आएगा? नेपाल में आता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आप सबको याद है दोस्तों, आप प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चोटी है। चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। किस देश के अंतर्गत आती है? ये नेपाल के अंतर्गत आती है। 8,848.86 मीटर ऊंची चोटी ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अभी इसकी बढ़ गई है 0.86 मीटर ऊंचाई बढ़ गई है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सबको बेरा इस बात का कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। समझ रहे बात को? ये 8,848.86 मीटर ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की खोज किसने की थी? इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? मैं आपको सीधा सा बता देता हूं जानकारी के लिए। उस समय 1849 से लेकर के और 54 के बीच में भारत में अक्षांश और देशांतर दर्शाए जा रहे थे। उस समय भारतीय सर्वेक्षण विभाग है देहरादून के अंतर्गत, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग। उस सर्वेक्षण विभाग का अधिकारी था सर जॉर्ज एवरेस्ट। और सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इस हिमालय की जो चोटी है, पीक चोटी है, माउंट एवरेस्ट चोटी है, उसके बारे में पता किया था कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो याद रखना, माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट के बारे में पता किसने किया था? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था। उसी के नाम पर इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। उसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट था। बाद में इस माउंट एवरेस्ट चोटी पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 29 मई 1953 को सबसे पहले न्यूजीलैंड का एक व्यक्ति था। एक तो न्यूजीलैंड का था तेंजिंग, एक शेरपा, उन दोनों ने सबसे पहले चढ़ाई की थी। 8,848 मीटर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे 29 मई 1953 को। भारत की एक अपंग महिला थी जिसने यात्रा की थी, अरुणिमा सिन्हा थी, जो 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। दुनिया की पहली लेडी है जो एक अपंग महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। 21 मई 2013 को किया था उसने। और उसके बाद खूब सारे लोग जा रहे हैं। अभी आपने कोरोना काल में पढ़ा होगा कि एक वो सेना की जवान थी, झुंझुनू की महिला थी, वो भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और चूरू का एक गौरव शर्मा नाम का एक बच्चा है जिसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। राजस्थान की संतोष यादव है, भैरोड अलवर की, उसने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह किया था राजस्थान की। खूब सारा आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें से, लेकिन पहले को सबसे पहले याद रखा जाता है। याद किसको रखोगे? एक तो पहले को, एक आखिरी को, बीच वाले याद नहीं रहते हैं। तो इस पर पहले व्यक्ति कौन थे जानने वाले, जिसने लगभग भी बताया जाता है खूब कोशिश की थी। लगभग उसने 10 या 12 बार को ट्राई की थी कि माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए, लेकिन वो अंतिम बार में वो सफल हुआ था। 10वीं बार सफल होता है कि उसने एवरेस्ट की फतेह कर ली थी। आज जाते हैं तो एवरेस्ट पर एक शेरपा साथ जाता है। तेंजिंग, एक तो नौरंगे था, एक शेरपा था, दोनों व्यक्ति साथ गए थे
और दोनों ने चढ़ाई की थी। अब नेपाल से यदि आप यात्रा करते हो तो एक शेरपा एक दल के साथ साथ जाता है, अरुणिमा के साथ वो शेरपा साथ गया था। उसकी खूब सारी कहानियां अरुणिमा सिन्हा की, आप कहानी पढ़ के देखना, एक आपको मोटिवेशनल मिलेगा कि अरुणिमा सिन्हा के दोनों पैर कटने के बाद भी और वो माउंट एवरेस्ट की फतेह की, एक वॉलीबॉल की नेशनल स्तर की खिलाड़ी होकर के भी वो एक माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो खूब सारी आपको बातें मिलेगी दोस्तों अरुणिमा से, लेकिन इसके बारे में और जिक्र करते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में यह बताया जाता है कि माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नामों से बोला जाता है। किन किन नामों से बोला जाता है, खूब सारी विशेषता अपन पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट को चीन में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इसे नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सागरमाथा भी कहा जाता है। याद रखना, माउंट एवरेस्ट को ही क्या बोला जाता है? सागरमाथा। इसी को चोमोलुंगमा कहा जाता है। दूसरी ऊंची चोटी की ओर बात करेंगे। मतलब दुनिया की जो 10 पीक चोटियां, याद रखना, दुनिया की 10 पीक चोटियां इसी महान हिमालय के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी आती है देखिए दोस्तों। एक चोटी का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी भारत के तो किस राज्य में आती है? सिक्किम राज्य में आती है। और वैसे नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है, सिक्किम के अंतर्गत। यहाँ पर नेपाल के बॉर्डर पर आती है, तो समझना इसको। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर ऊंची चोटी पड़ती है और ये विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। कौन सी है? विश्व की तीसरी ऊंची चोटी पड़ती है ये। तो 3 चोटियां आपको बता दी। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, K2 दूसरी है और तीसरी ये कंचनजंगा है। ये कंचनजंगा भारत के, यहां ध्यान देना, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उस पर भारत का अधिकार नहीं है। POK में आती है K2, पाकिस्तान का अधिकार है, लेकिन है भारत के मानचित्र में। लेकिन भारत के ये पूर्ण अधिकार की, कंफ्यूज मत होना, भारत के पूर्ण अधिकार की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी आती है और कंचनजंगा पर पूर्णतः भारत सरकार का अधिकार है। तो इस पर भी लोग चढ़ाई करने जाते हैं, लोग खत्म भी हो जाते हैं, चढ़ाई ऊंचाई पर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है और वायुदाब कम होता जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब आपको कम मिलता है। खूब सारी विशेषता आपको मिलेगी इसकी। और भी जिक्र करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे जिक्र करते हैं। और जिक्र करते हैं दोस्तों। इसमें एक चोटी और है जिसको बोलते हैं धौलागिरी। धौलागिरी ये नेपाल में पड़ती हैं। अन्य चोटियां हैं। ये 8481 मीटर ऊंची चोटी पड़ती है। 8481 मीटर ऊंची चोटी है। एक चोटी है मकालू। मकालू भी नेपाल देश में पड़ती है। 8172 मीटर ऊंची चोटी पड़ती है। एक चोटी है नंगा पर्वत। ये लद्दाख क्षेत्र के, POK क्षेत्र में, लद्दाख में आती है। लद्दाख भारत का ही है। 8126 मीटर ऊंची चोटी पड़ती है। एक चोटी यहां पर और भी पड़ती है जिसका नाम बोलते हैं अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा नेपाल के अंतर्गत आती है। 8078 मीटर ऊंची चोटी आती है। एक नंदा देवी है। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ती है।
ये 7817 मीटर ऊंची चोटी आती है। और एक चोटी आती है जिसका नाम है नामचा बरुआ। ये तिब्बत में आती है, चाइना का ही भाग है। भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। 7756 मीटर ऊंची चोटी है। ये खूब सारी विशेषताएं। इनका क्रम पूछ लेगा आपको कि अवरोही क्रम में पूछ लेगा या आरोही क्रम में पूछ लेगा, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो आप इसको याद रखना। इनके ऊपर भी खूब सारी, माउंट एवरेस्ट है, केटू है, कंचनजंगा है, उसके बाद धौलागिरी है, मकालू है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरुआ पर्वत है। अब इसकी और विशेषता पढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे जिक्र करते हैं। ये प्रमुख चोटियां हैं। मैंने बताया था ना आपको कि हिमालय की जो 10 पीक चोटियां हैं दुनिया की ऊंची ऊंची, वो महान हिमालय के अंतर्गत ही आती है। तो खूब सारी विशेषता आपको मिलेगी। इस महान हिमालय की जो घाटियां पड़ती है, भाई ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसमें घाटियां भी तो आती है इस हिमालय के अंतर्गत। जैसे अरावली पर्वतमाला की घाटियां भी तो पड़ती है। इसकी जो घाटियां पड़ती है, याद रखना, महान हिमालय की घाटियों में भोटिया जनजाति निवास करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा कि कौन सी जनजाति निवास करती है। भोटिया जनजाति निवास करती है इस महान हिमालय की घाटियों में। वैसे राज्य की बात करेगा तो उत्तराखंड में निवास करती है भोटिया सबसे ज्यादा। जैसे गोंडा जनजाति है, बिहार की तरफ निवास करती है। उसकी एक अलग विशेषता है जनजातियों की, वो अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए काम करती है। आज भी वो अपनी प्राचीन संस्कृति पर जीती है। जो मानुषी छिलर है वो जनजातियों को शिक्षित करने में लगी हुई है। उनमें सरकार आपको, यदि एग्जामिनर भी आपको क्वेश्चन ज़्यादा करेगा तो जनजातियों से ज़्यादा करेगा कि कौन सी जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रही है। उनकी संस्कृति के बारे में आपको प्रश्न करेगा कि भील पहनावा क्या है उनका, उसका वेशभूषा क्या है। इन जनजातियों की रंग ढंग, उसकी संस्कृति एक अलग मिलती है आपको अलग से। तो ये भोटिया जनजाति है, हिमालय की घाटियों में निवास करती है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, दोनों काम करती है। महान हिमालय लघु हिमालय से अलग होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, ट्रांस महान से अलग हुआ, महान लघु से अलग होगा। महान हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थर्स्ट के द्वारा अलग होता है, तो इसको आप ऐसे याद रख लेना कि जैसे ट्रांस सत्तर जोन के द्वारा अलग हुआ और महान है वो लघु हिमालय से अलग होता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये महान लघु से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इतनी सारी विशेषता अपने ट्रांस हिमालय की और महान हिमालय की आपने पढ़ी है। इसके आगे का जिक्र अपन जो लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय, उसका आगे जिक्र कल करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। ओके।